96% के इम्प्रेसिव ग्रोथ के बाद भी कंपनी अपने 52 वीक्स हाई से 27% गिर चुका है और लास्ट 1 मंथ में ऑलमोस्ट 20% गिर चुका है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इस शेयर को 52 वीक्स हाई में या एक बड़े लेवल पे ख़रीदा होगा, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं आज़म मोरफ़ी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। तो दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ सुजुन एनर्जी के बारे में कि ये कंपनी आखिर क्यों इतना गिरा है और आगे क्या होने वाला है, और जिन लोगों ने 52 वीक्स हाई में इस शेयर को ख़रीदा था उनके लिए क्या होगा। क्या वो इस शेयर में एक लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं या उन्हें निकल जाना चाहिए। अगर बात करें इस कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी को मैंने पहली बार जब ख़रीदा था उस वक्त इसका शेयर का जो प्राइस था वो 8 रुपीज़ था। और उस वक्त जो इस कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो इसकी डेट थी कि उस वक्त उसका डेट जो था बहुत ज़्यादा हाई था। उस डेट के कारण ये अपना जो रेवेन्यू को है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन कंपनी ने बहुत ही इम्प्रेसिव डिसीजन लिया और अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करके अपना डेट को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया और ये अभी ऑलमोस्ट एक जीरो डेट कंपनी बन चुका है। अगर बात करें इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी जो इंडिया की है वो 4th लार्जेस्ट वाइन टरबाइन की कंपनी है और बड़े लेवल पर ये एक वाइन टरबाइन की सप्लाई करती है, उसकी सर्विस और मेंटेनेंस करती है, जिससे इसका रेवेन्यू आता है। अगर हम बात करें इस कंपनी का सेकंड क्वार्टर के रिज़ल्ट के बारे में, तो जब ये इसका सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट जब 30 अक्टूबर को आया था तो उस दिन ये शेयर 0.6% का गेन किया था और उस दिन ये शेयर का जो प्राइस था वो 69.30 था। लेकिन उसके बाद ये कंपनी लगातार गिरा और अभी जो करंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी संडे को, तो इसका जो प्राइस है वो 62.50 है। हालांकि ये लेवल अभी भी डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से 30% अबव है, यानी 30% ये प्रीमियम में है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ कि क्या इस शेयर में हम एक एंट्री ले सकते हैं, या कोई अगर ये 52 वीक्स हाई में ख़रीद के है तो क्या वो उसे एक लंबे समय के लिए होल्ड कर सकता है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी बड़े लेवल के जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने ही बड़ा वेल्थ बनाया है। ट्रेडर खास करके पैसा नहीं बना सकता। आपने पिछले कुछ दिनों पहले सेबी की एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कि ऑलमोस्ट 96% जो ट्रेडर हैं वो लॉस कर रहे हैं। इसलिए सेबी ने क्या किया, एक नया गाइडलाइंस लाया और उस गाइडलाइंस में उन्होंने ये कहा कि जो लॉट साइज है जो फ्यूचर और ऑप्शन का वो उसे बढ़ा दिया ताकि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा लॉस ना हो। तो अगर बात करें सेकंड क्वार्टर के रिज़ल्ट के बारे में, तो जैसे कंपनी ने यहाँ पर दिखाया है कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में से अगर कंपैरिजन किया जाए तो कंपनी ने इस बार 94% का इंक्रीज़ किया है किसमें, अपने रिन्यूएबल एनर्जी के एनर्जी जनरेशन में। यानी जो इस बार इन्होंने डिलीवर किया है वो 256 मेगावाट ज़्यादा किया है पिछले साल के मुकाबले में सेम क्वार्टर में। अगर रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले में इस साल के सेकंड क्वार्टर में जो इसका रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है वो 48% अबव हुआ है। अगर इबिट्टा की बात करें तो 31% सेकंड क्वार्टर में ज़्यादा हुआ है पिछले साल के क्वार्टर से, और अगर पैट की बात करें तो 96%। अगर थोड़ा सा फंडामेंटल देख लें, हालांकि मैं इस पर फंडामेंटल में ज़्यादा बात करने नहीं जा रहा हूँ, मैं इसमें ये बताऊँगा कि कंपनी आखिर गिरा क्यों है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको फंडामेंटल बताता चलूँ कि इस कंपनी का जो फंडामेंटल में अगर देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 26.31 है और रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 10.40% है और करंट पी जो कंपनी की है वो 94.43 है। हालांकि इंडस्ट्री की पी अबव 100 है। इससे पहले जो कंपनी की जो पी चल रही थी वो 120-130 चल रही थी। उस वक्त लोग जम के खरीद रहे थे, लेकिन जब अब खरीदने का मौका आया तो लोग निकल रहे हैं। वो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न उससे समझ में आता है। जैसे यहाँ पर मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न लाया है। सितंबर 23 में जो प्रोमोटर की होल्डिंग थी वो 13.30 थी और सितंबर 24 में जो है वो 13.30 सेम ही है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो होल्डिंग थी वो 10.9 थी और ये बढ़कर जो सितंबर 24 में जो हो गई वो 23.7 हो गया। अगर DIS की बात करें तो जो 9.8 था वो बढ़ा नहीं घट गया। पब्लिक की बात करें, यहाँ पर मैं पब्लिक को हाईलाइट करना चाहता हूँ, यानी हम जैसे आम रिटेल इन्वेस्टर कि उसकी जो होल्डिंग थी वो 66% थी, जो घटकर 54% यानी 12% का गिरावट हुई है पब्लिक की होल्डिंग में। यानी पब्लिक डरे हुए इस कंपनी को लेकर, वो इससे निकल रहे हैं। हालांकि ये मौका था वॉरेन बफेट के मुताबिक खरीदने का कि क्योंकि अब ये करेक्शन मोड में आया है और अब ये शेयर राइट वैल्यू में आया है और ये एक अंडर वैल्यू की तरफ जा रहा है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल सितंबर में जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है वो 20.70 से 32.70 हो गया है, यानी इतना बढ़ा है। और क्या है, रिटेल इन्वेस्टर क्या घटा है। तो वाकई क्या इस शेयर में अब हमें निकल जाना चाहिए। उससे पहले मैं बात करूं कि ये इस शेयर का गिरने का रीज़न क्या हो सकता है। अगर मैं बात करूं इस शेयर के बारे में तो
पिछले ही कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, इसके सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट से पहले, जो इसके कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं मिस्टर मोदी, उन्होंने CNBC TV 18 पे एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हो सकता है आने वाले दिनों में हमारी जो EBITDA की है, जो प्रॉफिट है, वो कंसोलिडेट करेगी। और उसके पीछे उन्होंने रीज़न बताया था, हमारी जो कंपनी में जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसकी 2 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट जो है वो है WTG यानी वाइन टर्बाइन जनरेटर, और दूसरा सेगमेंट है OMS इन ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस। तो मिस्टर मोदी ने कहा था कि जो हमारी जो मैक्सिमम जो EBITDA जो बढ़ती है वो बढ़ती है OMS से, और जो उससे कम जो EBITDA आती है हमारी कंपनी में वो आती है WTG से। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में हमारा जो WMS है वो घट जाएगा और WTG का जो रेवेन्यू वो बढ़ जाएगा। इसलिए हो सकता है कि हमारे जो EBITDA में कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो हो सकता है ये एक रीज़न हो जिसकी वजह से ये शेयर गिरा है उस वक्त से, और उसके बाद से ये शेयर गिरा है, क्योंकि एक बड़ा स्टेटमेंट है कि कंपनी के EBITDA में एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर मैं इसको देखता हूँ इसके सेगमेंट वाइज इसके रेवेन्यू को, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि जो इसकी रेवेन्यू सेगमेंट वाइज मैंने दिखाया है, यानी WTG, ये यहाँ पर मैंने दिखाया है पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर से निकाल कर, यानी 2023 से 24। तो WTG से जो रेवेन्यू जो आ रही थी वो आ रही थी 62%, और OMS से जो रेवेन्यू आ रही थी 37.63%। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सर्विस जो दिया जाता है, सर्विस में बेसिकली हमारी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, लेकिन कोई सामान अगर हम इसको जनरेट करते हैं और बनाते हैं तो उसमें जो कॉस्ट की जो लागत आती है वो ज़्यादा होती है। तो आपने देखा ही होगा कि जो जैसे कोई डॉक्टर हो या लॉयर हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके लिए उसे कोई कॉस्ट बेयर करना नहीं पड़ता। हालांकि ये कंपनी है, ये कि एग्जाम्पल से एग्जाम्पल नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्विस में जो कॉस्ट जो बेयर किया जाता है वो बहुत कम होता है बनिस्बत उसके कि कोई सामान जो जनरेट करके बना के बेचा जाता है। तो हो सकता है इसमें कॉस्ट का जो लागत आता हो वो इसके WTG सेक्टर में ज़्यादा होता हो, OMS सेगमेंट में कम होता हो, इसलिए इसका प्रॉफिट OMS सेगमेंट से ज़्यादा आता हो और WTG में कम आता हो। लेकिन जब WTG की प्रोडक्शन बढ़ेगी, OMS की सर्विस घटेगी, उसकी वजह से इसका प्रॉफिट इम्पैक्ट होगा। यही बात मिस्टर मोदी ने कहा है। तो हो सकता है ये कारण है जिसकी वजह से ये शेयर गिरा है। लेकिन उन सब के बावजूद मुझे कंपनी में एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिनों में ये कंपनी एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है और बड़ा प्रॉफिट बना के दे सकता है। जब मैंने ये पहली बार शेयर खरीदा था 8 रुपीज़ पे, और मैंने इसे 35 रुपीज़ में जाकर बेचा, तो मुझे ऑलमोस्ट 800% का रिटर्न मिला था और मैं उसमें निकल गया। और उसमें मैंने इसकी टारगेट जो बताई थी वो बताई थी 80 to 90, और ये 86 पे जाके वापस अभी कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा है और वापस ये आज 62.50 में हो गया है। तो मुझे लगता है ये फिर वापस 120 आने वाले 2 साल में ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसके पीछे इसकी रिसेंट डेवलपमेंट जो हुई है वो काफ़ी मजबूत हुई है। जैसे कि आपने देखा ही है कि सुजलन जो NTPC से एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें गुजरात में 3 प्रोजेक्ट्स के लिए 1166 मेगावाट का वाइंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करना है। और ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर है जिसमें 370 वाइंड टर्बाइन हैं, जिसमें S144 मॉडल के हैं और एक का कैपेसिटी 3.15 मेगावाट है। इस पार्टनरशिप में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के लिए 2 प्रोजेक्ट्स और इंडियन ऑयल NTPC ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के लिए 1 प्रोजेक्ट है। ये स्विट्जरलैंड की इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बढ़ती प्रेजेंस की हाईलाइट को दर्शाता है कि कंपनी किस तरह इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। और अगर इस प्रोजेक्ट को कंपनी कंप्लीट करती है तो बेसिकली कंपनी जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी तो इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ने से इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर बढ़ेगा। इसके अलावा कंपनी में एक और डेवलपमेंट हुई है, वो डेवलपमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे कंपनी ने रेनोम एनर्जी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में 76% का स्टेक खरीदा है, और ये खरीद संजय गोदावत ग्रुप से किया गया है। इसमें स्विट्जरलैंड की वाइंड एनर्जी मेंटेनेंस और सर्विस में कैपेबिलिटी बढ़ेगी। यानी स्विट्जरलैंड ने रेनोम में 76% का हिस्सा खरीदा है, जिसमें उनकी वाइंड एनर्जी मेंटेनेंस और सर्विस की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो जब वाइंड एनर्जी की सर्विस में कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसके अलावा CNBC 18 में मिस्टर मोदी ने कहा कि इस बार जो कंपनी का जो सितंबर का जो क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था उसमें इस कंपनी यानी इसमें रेनोम एनर्जी की सिर्फ 22 दिन की रेवेन्यू शामिल थी, यानी पूरा रेवेन्यू शामिल नहीं था। और जब नेक्स्ट जो क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा दिसंबर का, इस कंपनी का पूरा प्रॉफिट शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों जब इस कंपनी का पूरा प्रॉफिट शामिल किया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि कंपनी की प्रॉफिट बढ़ेगी और रेवेन्यू भी बढ़ेगी, तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो और इसके अलावा क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से शेयर प्राइस इसका इतना गिरा है? तो दोस्तों मुझे नहीं लगता और मुझे नहीं दिखता ये सब देखने के बाद कि कोई ऐसा मेजर इशू है। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कोई मेजर इशू है तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कंपनी को फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर, तो वो वीडियो मैं इसके लिंक में डाल दूंगा, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं कि कंपनी के को डेट को लेकर
या कोई इंटरनल मैटर को लेकर, उससे पूरा मैंने क्लियर किया है कि इस कंपनी में मुझे ऐसा कोई थ्रेट नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म में कोई भी बंदा इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहा तो उसे अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है, और एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि आने वाले 2 साल में ये 100 रुपीज़ क्रॉस करेगा ही करेगा। और उसका रीज़न है कंपनी को बढ़ते ऑर्डर मिल रहे हैं और इसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ रही है और इसकी डेट भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों, ये एक शॉर्ट वीडियो था कि आखिर कंपनी में हो क्या रहा है और लोग इतना डरे क्यों हुए हैं। तो मैंने एक रीज़न बताया कि वो रीज़न हो सकता है और मुझे कोई ऐसा रीज़न नहीं दिखता है, और मुझे ऐसा लगता है ये करेक्ट प्राइस है इंटर करने का। हालांकि मैं ये एक बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये एक सही मौका है एंटर करने का। और जब ऐसा मौका आता है तो रिटेल इन्वेस्टर डर के मारे निकल जाते हैं और इसमें जो बड़े प्लेयर हैं वो घुसते हैं। और ऐसा मैंने इस वीडियो में दिखाया भी है कि किस तरह रिटेल इन्वेस्टर निकल चुके हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स में घुस रहे हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ ऐसे क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।